हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द कोर आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जो सी सेट 2023 का क्वेश्चन पेपर हुआ, जो सी सेट का पेपर हुआ, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे। आज उससे आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सीरीज का नाम भी है सी सेट 2023, तो ये उन सब बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 से आज हमें स्टार्ट करना है। तो जो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। नंबर सिस्टम में कुछ अलग अलग टॉपिक है, जैसे आपका रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन हमने किए, कई सारे क्वेश्चन किए थे, यूनिट डिजिट के हमने क्वेश्चन किए थे, और भी एक दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे आज। और आज जो क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे, थोड़ा सा लेवल जो क्वेश्चंस का है, मैंने इस तरह से इसको डिजाइन किया है सीरीज को कि पहले जो इजी क्वेश्चंस है उनको कराया, फिर उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन है, और लास्ट में हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। यानी वो ऐसे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास टाइम बचता है लास्ट में तो ही हमें उनको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, वैसे मैं तो आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं सीरीज के अंदर। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह सकते हैं हम इस सीरीज का, तो वो है आपका, यदि 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, तो यदि n को 13 से विभाजित किया जाए, अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि अगर 9 जो डिजिट है 9, उसको 99 टाइम्स अगर हम राइट डाउन करें, 99 टाइम्स अगर हम राइट डाउन करें, तो उससे जो नंबर बनेगा, उस नंबर को, जो रिजल्टेंट नंबर है, उस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 9 को 99 टाइम्स मैं लिखूं और फिर उसको डिवाइड करके ऐसे रिमाइंडर, तो वो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन को और इजी बना दे, हम मतलब बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाए? तो बिल्कुल है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। अभी मैं जब क्वेश्चन ये कराऊंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा वो क्वेश्चन भी, कि अगर मैं यहां से ऐसे लिखता हूं, देखो ये 9 है, 9 है, 9 है, इसको कितने टाइम्स लिखा हमने? 99 टाइम्स। कितने टाइम्स? 99 टाइम्स। अगर मैं इसको 99 बार लिखूं 99999 को, तो ये जो रिजल्टेंट नंबर है इसको 13 से डिवाइड करना है। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, कि एक नंबर है आपका 1001, इसको अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, इससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीटिशन मोड में आएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में, अब आपको रिकॉल हो गया होगा, लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर को भी, कोई भी ए बी सी यानी 3 डिजिट कोई भी नंबर है जिसके अलग अलग डिजिट हैं, ए बी सी आर डिफरेंट डिजिट, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपको 3 डिजिट के रिपीटिशन में प्राप्त होगा। कैसे? अगर मैं कहूं कि इसको आप 1 2 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो नंबर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3। यानी अगर 3 डिजिट वाले किसी भी नंबर को आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा आपका रिपीटिशन मोड में 1 2 3 1 2 3। तो क्या ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि अगर 1001 को हम मल्टीप्लाई करें 999 से, किससे मल्टीप्लाई करें? 999 से, 999 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपका क्या आएगा? 999999। यानी कितने टाइम्स 9 आएगा आपका? 6 टाइम्स। कितने बार आएगा आपका? 6 बार। यानी अगर आप 999 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितने बार 9 आएगा?
6 बार 9 आएगा। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन, मेरा इसको बताने का पर्पज क्या है, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है कि 1001 से जब 999 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार 9 आएगा, 6 टाइम्स 9 आएगा आपका, 6 बार 9 आएगा आपका। अगर 6 बार 9 आएगा तो इसी तरह से अगली 6 बार आएगा, फिर उसी तरह से अगली 6 बार 6 बार 6 बार 6 बार, इस तरह से तब तक चलता रहेगा आपका जब तक हम 99 तक नहीं पहुंच जाते। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, जब आपका इस तरह से रिपीटिशन आपको पता चल गया, यानी जब भी आप 1001, तो 1001 जो नंबर 1001 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो नंबर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होता है। जो नंबर आपका 1001 से डिवाइड होता है वो नंबर आपका 7, 11, 13 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि हमें किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 13 की, इसलिए हम 1001 के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यहां से 7, 11, 13 यानी 13 की डिविजिबिलिटी इसके अंदर है, यानी जो डिविजिबिलिटी 1001 की होगी वही डिविजिबिलिटी 13 की होगी। तो अगर हमें इस तरह से रिपीटिशन मोड में ये नंबर देखना है कि 13 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 6 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि जैसे ही 6 का पेयर बनेगा डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही 6 का पेयर बनेगा डिवाइड हो जाएगा। यानी जब जब 6 का पेयर बनता रहेगा, यानी 6 बार 9 आएगा तो भी 13 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12 बार 9 आएगा तो भी 13 से डिवाइड होगा, 6 तिया 18 बार यानी 18 टाइम्स 24, 6 5 जा 30, इस तरह से 6 के जितने भी काउंटिंग आप करोगे, यानी 6 के जितने भी मल्टीपल आप करोगे उतने टाइम्स अगर 9 आएगा, 6 के मल्टीपल आप करो, 6 के मल्टीपल, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे 6 1 जा 6 तो 13 से डिवाइड, यानी अगर 6 बार 9 है तो 13 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12 यानी 12 बार 9 है तो भी 13 से डिवाइड होगा, 6 तिया 18 यानी अगर 18 बार 9 है तो भी 13 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से हमारा कितना है, 99 है। तो अब मुझे ये देखना है कि 99 में अगर मैं 6 के पेयर बनाऊं तो क्या पूरे पेयर बनेंगे। तो आप अगर इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 13 छिंग 78, 14 छिका 96, यानी अगर इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 14 6 जा 84, 14 6 जा 84। देखो ऐसा होता है, कई बार कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मैं 14 6 जा 96 बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, 16 6 जा 96, यानी अगर इसी तरह से पेयर बनेंगे तो 6 बार पेयर बनेंगे, 12 बार 16, 18 बार 24 बार, तो 16 छिकम 96, यानी अगर यहां ये 96 बार होता, कितनी बार होता, 96 टाइम्स होता, 96 टाइम्स होता तो ये 13 से क्या हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड। लेकिन कितने बार है, 99 बार है, यानी पेयर बनने के 6 के पेयर बनने के बाद भी कितने नो रह गए, 3 नो रह गए। देखो टोटल कितने हैं, 99, आगे 96 तक तो 6 के पेयर हो जाएंगे तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कितने 9 बचेंगे, 3, यानी लास्ट में जो नंबर बचेगा वो आपका क्या बनेगा, 999 बचेगा। कितना बचेगा, 999। अब इस 999 को आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी ये आपका आएगा 13 7 जा 91, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 8 89, 13 6 जा 78, यानी रिमाइंडर आ जाएगा आपका 11, और 11 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बात समझ पाए मेरी आप, बढ़े अगले क्वेश्चन पर, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटे छोटे कंसेप्ट। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आएंगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट कितना क्लियर है। क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट single digit positive numbers, then what is the greatest value of p plus q multiply r plus s। कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि p q r s 4 ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं,
कैसे नंबर हैं? सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं, यानी वो नंबर आपके कैसे हैं? वो नंबर आपके 1 से लेके 9 तक हैं, सिंगल डिजिट पॉजिटिव numbers. Then what is the greatest value of p plus q and r plus s? तो p plus q और r plus s को ऐड करके अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो नंबर है वो क्या होंगे? अब वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है इसकी, कितनी वैल्यू बतानी है? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? अगर हम जो नंबर है वो मैक्सिमम लेंगे, यानी मैं नंबर क्या लेता हूं? अगर मैं नंबर ले लेता हूं 9, मैं नंबर ले लेता हूं भाई सिंगल डिजिट के, ये सबसे बड़े नंबर होंगे, सिंगल डिजिट के ये सबसे बड़े नंबर होंगे, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर क्या आ जाएगा? 10, और 10 कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा? 2 डिजिट वाला। लेकिन उसने क्या कहा है? आपको सिंगल डिजिट के नंबर लेने हैं। अब आप कहोगे कि आपने जो है मैक्सिमम क्यों लिया? तो मैंने मैक्सिमम इसलिए लिया, मैंने मैक्सिमम इसलिए लिया इसको क्योंकि मुझे कैसी वैल्यू बतानी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। कौन सी वैल्यू बतानी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए यहां पर जो नंबर लेने पड़ेंगे वो भी ग्रेटेस्ट लेने पड़ेंगे। तो सिंगल डिजिट के 4 नंबर लेने थे मुझे, तो मैंने सिंगल डिजिट के 4 सबसे बड़े नंबर उठा लिए, 9, 8, 7, 6। अब वो कह रहा है कि इनमें से मुझे तो नहीं पता या आपको तो नहीं पता कि P कौन सा है, Q कौन सा है, R कौन सा है। हो सकता है ये P हो, ये Q हो, ये R हो, ये S हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो आपसे कहा गया है कि P प्लस Q यानी कोई से भी दो हो सकते हैं वो, और बाकी कोई से भी दो हो सकते हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका क्या होगा, यानी उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है तो हो सकता है मैं इन दोनों को ऐड कर लूं और इन दोनों को ऐड कर लूं, तो कितना आएगा? 9 और 8 17, 17 और 6 13, 13 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 13 7 जा 91, 13 1 जा 13 और 9 22, कितना आएगा आपका? सॉरी 21 आएगा ना, ये आएगा आपका 22 2 2 1। तो अगर आप इनको लेंगे तो इस तरह से आएगा। हो सकता है आप इसको और इसको ले लें, 8 और 6 14, 9 और 7 16, हो सकता है आप ऐसे ले लें। तो 16 और 14 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 14 6 जा कितना होता है आपका? 84, और 14 1 जा 14 और 8 2, यानी कितना आएगा? 224। कितना आएगा? 224। क्या और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, बीच बीच वालों को, और दूर दूर वालों को ऐड कर लूं, तो क्या आएगा आपका? 9 और 6 15, और 8 और प्लस 7 15। क्या करा मैंने? सबसे फर्स्ट वाले और सबसे लास्ट वाले 9 और 6 15, बीच वाले दोनों 8 और 7 15, तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो ये सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब देखो ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 225। लेकिन ये तो हमने चेक करके देखा, क्या इसका कोई कंसेप्ट भी है? आप कहेंगे सर क्या हमें सारे नंबर इस तरह से चेक करके देखने पड़ेंगे, इसका कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल है। जब भी इस तरह के नंबर आ जाएं कि आपको 4 डिजिट, सिंगल डिजिट है, यहां पर कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट है, या आपके डबल डिजिट नंबर भी आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई भी 4 नंबर है और उनमें से कोई से दो और बाकी के दो का सम करके उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, हमें क्या बतानी है? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन चारों का सम कर लेंगे। इन चारों का क्या कर लेंगे? सम। और उस सम को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम 2 इक्वल पार्ट में, जैसे हमने कौन से डिजिट लिए थे? 9 8 7 और 6। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 6, यानी इनका जो सम आया वो कितना आया? 30। सम कितना आया भैया? 30। यानी इन सारे डिजिट का नंबर कितना, जो सम है वो कितना है आपका? 30। तो इस 30 को 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 15 और 15।
ठीक है, 15 और 15। तो हमें नंबर ऐसे लेने हैं, तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर पहले दो डिजिट हैं उनका सम देखो, किन्हीं दो का सम इसमें 15 है, बिल्कुल है, 8 और 7 का, और 9 और 6 का। तो मैं जो p प्लस क्यू ले सकता हूं, 9 प्लस 6 ले सकता हूं दो नंबर, और उसके अलावा 8 प्लस 7 ले सकता हूं। तो अगर पी क्यू आर एस ये नंबर हैं, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 15 यानी 225। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए और मैक्सिमम वैल्यू आपकी पूछे, तो उन चारों नंबर्स का सम कीजिए और उन्हें दो इक्वल पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड। हमेशा मैक्सिमम वैल्यू उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैक्सिमम एक ही कंडीशन में आएगा, जब आप उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है। हाउ मेनी natural numbers are there which gives remainder of 31 when 1186 is divided by these natural number। कह रहा है ऐसे कितने धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। शेषफल कितना आता है भैया, 31 आएगा। तो ऐसे कितने हैं आपके, तो अगर हमें बताना है कि भी हमें किस डिवाइड करना है, किससे, कोई नंबर है, किसको डिवाइड करना है, 1186 को, तो और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 31। इसका मतलब 1186 में से आप 31 माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा, 5511 1155, यानी आ जाएगा नंबर वो 1155। यानी ये जो नंबर है ये उन सभी नंबर से, जो वो नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, तो ये उन नंबर से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल। क्यों, क्योंकि जब इसमें 31 ऐड करेंगे तो 31 क्या आएगा, यानी 31 क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने पहले ही एडवांस में क्या कर लिया, इसमें से 31। अब इसी के क्या कर देंगे हम, प्राइम फैक्टर। क्या कर देंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर। अब इसके जितने प्राइम फैक्टर, देखो एक टॉपिक जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, जब आपको बैच में पूरा कंप्लीट बैच लेंगे आप सीसेट का, उसमें जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालने का हमारे पास क्या मेथड है कि हम इसके क्या कर लेते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये मुझे 11 से डिवाइड होता दिख रहा है, क्योंकि 11 1 जा 11 और 0 11 5 जा मल्टीप्लाई, ये आपका 3 इंटू 7 इंटू 21 5 जा होता है, इंटू 11, ये है ना, 3 7 5 11। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इसमें कि भाई इसकी पावर कितनी है 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, इसकी भी पावर कितनी है 1। तो इनकी पावर 1 1 1 1 है, तो हम इसमें एक एक ऐड करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इनकी जो जो भी आपके प्राइम फैक्टर आए हैं ना, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, और उस प्राइम फैक्टर में कि जिसकी जितनी पावर है उसमें एक एक ऐड करके सबको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8। तो ऐसे कितने नंबर हैं आपके, 8 नंबर हैं। ऐसे कितने नंबर हैं आपके, 8 नंबर हैं ऐसे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप रीजनिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ मैथ्स का भी जो कंसेप्ट है वो यूज हुआ है, खास करके आपका कह सकते हैं यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम का, यानी नंबर सिस्टम का भी थोड़ा सा इसके अंदर यूज हुआ है। उसने कहा है यदि आज रविवार है, आज रविवार है, तो ठीक ठीक 10 की पावर 10 वा दिन कौन सा होगा। इफ टुडे इज संडे, द विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर 10 जो भी आएगा उतने दिन बाद, यानी उसवे दिन, उसवे दिन, यानी वो जो 10 की पावर 10th डे होगा वो कौन सा दिन होगा अगर आज संडे है। तो अगर आज संडे है तो मेरी बात ध्यान से सुनना,
10 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 10। अब ये 10 की पावर 10 है, तो यहां पे जो डे है, जैसे आज संडे है तो कितने दिन बाद संडे आएगा, 7 डेज बाद, क्योंकि पूरे वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो आफ्टर 7 डेज वही डे आ जाता है। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ेंगे कि अगर इस तरह से कोई भी पावर में है तो उसका रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, या टोसेंट भी निकाल के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10 की पावर 10, तो पहले तो ये 10 ही बड़ा नंबर है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर 10 को डिवाइड करूंगा 7 से तो 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 की पावर 10/7, 3 की पावर 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 7। अब मेरे पास यहां से दो तरीके हैं, मेरे पास यहां से दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि या तो मैं किसी भी नंबर, जब भी ऐसा नंबर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका नंबर है 3 है जैसे, तो इसकी साइक्लिसिटी देखेंगे कि क्या इसकी कोई, जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 9 सॉरी 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जो 7 के मल्टीपल में आता हो या 7 के मल्टीपल के आसपास आता हो, मतलब +1 -1 में आता हो, ताकि मुझे कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। एक तो मेथड है वो, साइक्लिसिटी हम पता कर सकते हैं। या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दिखाई दे रही है कि जब भी इस तरह से रिमाइंडर का क्वेश्चन हो और ऊपर और नीचे जो दो नंबर दिए हैं वो को प्राइम नंबर हो, कैसे नंबर हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम मतलब उन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका एक और मेथड होता है कि हम नीचे वाले नंबर का, यानी जिससे हमें डिवाइड करना है, उसका टोसेंट यूज कर सकते हैं। टोसेंट किसी भी नंबर का टोसेंट उस नंबर से एक छोटा होता है, यानी 7 का टोसेंट कितना हो जाएगा भैया, 6। 7 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 6। यानी अगर मुझे इसका रिमाइंडर पता करना है तो इस जो डिवाइजर है नंबर, यानी जो डेनोमिनेटर में नंबर है, जिस नंबर से डिवाइड करना है, उसके टोसेंट से मैं डायरेक्ट किसको डिवाइड कर दूंगा, पावर को। तो पावर कितनी है, 10। तो अगर मैं 6 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा भी आपका 4। तो ये जो 4 रिमाइंडर आएगा, यानी उतने ही दिन देख लो, उतने ही दिन देख लो। तो आज संडे है, संडे से 4th डे देख लो, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा। कौन सा डे होगा, थर्सडे। क्या बताया मैंने, वो 10 की पावर 10 विद व दिन पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले साइक्लिसिटी कितने पे चलती है, यानी रिपीटिशन सेम डे कब होता है, आफ्टर 7 डेज। तो 10 की पावर 10 को मैंने 7 से डिवाइड करा, तो 10 तो बड़ा नंबर है 7 से, तो मैंने 10 को डिवाइड करा 3 आया, तो 3 की पावर 10 अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। तो यहां से मेरे पास दो तरीके हैं कि या तो मैं साइक्लिसिटी पता कर लूं 3 की, या मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो जब भी ऊपर और नीचे वाला को प्राइम नंबर हो और हमें रिमाइंडर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पता करने के लिए डायरेक्ट इसके टोसेंट से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर को। तो टोसेंट किसी भी नंबर का उससे एक छोटा होता है, ठीक है। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं 7 से, हम रिमाइंडर क्यों पता कर रहे हैं, ये बात पता चल गई होगी ना, रिमाइंडर क्यों पता चला। रिमाइंडर हम इसलिए पता कर रहे हैं भाई कि जब तक ये 7 से डिवाइड होता रहेगा, अगर ये पूरा कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाता तो आंसर हमारा क्या आता, संडे, क्योंकि सेम डे पे रिपीटिशन आ जाता। लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, 4। इसका मतलब रिपीटिशन आने के बाद भी 4 दिन बाकी बचे, तो उसके संडे के 4 दिन बाद क्या होगा, थर्सडे होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा आपका। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स less than 2000 formed by digit 1 2 3 4 where none of digit is repeated। आपको क्या दिए हैं, 4 डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4। इन 4 डिजिट को मिला के आपको नंबर बनाने हैं, और जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, जो नंबर बनेंगे आपको क्या बताना, उनके डिजिट, सम ऑफ द
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000, यानी इन 4 डिजिट को मिला के जो नंबर बनेगा उन सारे नंबर का सम बताना, लेकिन कंडीशन उसने लगा दी वो सारे नंबर क्या होने चाहिए, 1 से छोटे। वो सारे नंबर 1 से क्या होने चाहिए, सॉरी वो सारे नंबर क्या होने चाहिए, 2000 से कम। 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम हो, उन सारे नंबर्स का आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम किस किस तरह से नंबर बना सकते हैं। तो देखो हमारे पास नंबर बनाने के लिए 1 2 3 ये 4 प्लेस है हमारे पास, ठीक है। अब इस 4 प्लेस में से पहले प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, दूसरे पे भी कोई भी हो सकता है, तीसरे पे। मैं पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूं कि मैं किस किस तरह से नंबर बना सकता हूं। मान लिया मैंने यहां पे फिक्स कर दिया भाई, मैंने यहां पे फिक्स कर दिया 1, ठीक है। तो अब यहां पे अगर 1 फिक्स कर दिया तो अब यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 भी आ सकता है। देखो 2 3 4 भी आ सकता है, 3 2 4 भी आ सकता है, 4 3 2 भी आ सकता है, 4 2 3, यानी बहुत सारी इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या मैं इसी बात को दूसरे तरीके से समझ सकता हूं कि ये देखो यहां पे जो डिजिट है, यहां पे जो भी डिजिट है, ये कौन सा प्लेस है, 1000 वाला प्लेस है। कौन सा प्लेस है, 1000 वाला। ये कौन सा प्लेस है, 100 वाला, और ये टेंस वाला। तो अब एक चीज बताओ, यहां पे जो भी नंबर आएगा वो 1000 में आएगा। मान लिया यहां पे मैंने 1 लिया तो 1000, 2 लिया तो 2000, 2 तो ले नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही यहां पे जो आएगा 100 200 300 400, इस तरह से। तो यहां पे जो नंबर आ सकते हैं, यहां पे जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे आपके, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे जो नंबर होंगे वो मैं इनके डिजिट का क्या कर लेता हूं, 1 2 3 4, 4 और 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 6, सॉरी 9 और 1 10। तो यहां पे जो भी नंबर आएगा, यहां पे जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका, उसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। और 10 है, और यहां पे कितने, इस प्लेस पर आने के कितने हैं भाई, यहां पे जो आ सकते हैं नंबर वो कितने फॉर्म में आ सकते हैं भाई। देखो यहां पे कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं, यहां पे तो एक ही आएगा। तो कितने वेज हो सकते हैं, 6। तो 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60। लेकिन इसी तरह से यहां पे भी डिजिट चेंज करेंगे हम, यहां पे भी डिजिट चेंज करेंगे, यहां पे भी डिजिट चेंज करेंगे, यानी 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो अब ये पूरे नंबर कितने हो गए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 6 6 6। अगर वो कोई भी कंडीशन ना देता, अगर वो कोई भी कंडीशन ना देता तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी। तो अगर कंडीशन लगा दी है तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई वो जो नंबर होंगे यहां ऐसे ही हम किसके लिए लेंगे, या मैं इसको और आसान बना देता हूं आपके लिए। देखो मैं और आसान बना देता हूं आपके लिए। हम क्या करेंगे यहां पे, देखिए 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 यानी कितना आ गया, 60। कितना आ गया आपका, 60 आ गया। अब अगर आपका 60 आ गया, ये 60 है, इंटू 1111, तो वो कितना आता है, 66660। या मैं इसको अगर पूरा ब्रेक करके लिखूं तो कितना लिखूंगा, 60,000 प्लस 66,000, ऐसे ही फिर 66, फिर आपका लास्ट में रिपीटिशन करके। तो अगर उन सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल ऐड करके देख लीजिएगा वो कितना आएगा, 7998। कितना आएगा, 7998। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया हो आपको, लेकिन जब आप टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन
पूरा समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें उसने क्या किया, क्वेश्चन आपका जैसा छोटे मोटे एग्जाम्स वगैरह में आता है उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल कर दिया और इसको सी सेट में क्वेश्चन को डाला तो थोड़ा सा लॉजिकल करके डाला। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली सॉरी A, B, C working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday. इस बात पे ध्यान देना, A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday. यानी उनमें से पर्टिकुलर एक पर्सन, जैसे A मंडे को वर्क करता है, फिर B आता है मंडे को वर्क करता है, C आता है मंडे को वर्क कर सॉरी वेडनेसडे को वर्क करता है, वापस थर्सडे को फिर कौन आएगा A, फिर फ्राइडे को B, फिर सैटरडे को, यानी ऐसे रिपीटिशन में वो काम करते हैं। A alone again works on Thursday and so on. Consider the following statement. अब इन स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए पहले आप अपना आंसर पता कर लीजिए कि जो वर्क है वो कितने टाइम में खत्म होगा और कितने कौन से दिन खत्म होगा। क्योंकि अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखेंगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, पहली स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, यानी हमें दोनों ही बातें पता करनी पड़ेंगी कि कितने दिन में वो जो वर्क है वो कंप्लीट होगा और जिस डे में कंप्लीट होगा वो डे कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से। हमारे पास 3 प्रश्न है, ए बी एंड सी। ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में, 8 में, बी 16 में और सी 12 में। ठीक है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे ही हम सोल्व करते हैं। 24 8 3 जा 16 सॉरी 16 है ना, तो 48 आएगा। ये कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका यहाँ पर 48। 8 6 जा 16 3 जा 12 4 जा, यानी ये ए का वनडे का वर्क है, ये बी का वनडे का वर्क है, ये सी का वनडे का वर्क। या तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन का वनडे का वर्क या इनकी इफिशियंसी, यानी ए की इफिशियंसी 6 यूनिट वर्क पर डे कर सकता है, बी 3 यूनिट वर्क पर डे कर सकता है और सी 4 यूनिट वर्क पर डे कर सकता है। और हमें टोटल वर्क कितना कराना है, 48। तो होगा क्या, देखना आप ध्यान से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहां पे जो काम करने आएगा पर्टिकुलर पर्सन, पहले आएगा ए 6 वर्क करेगा, बी आएगा तो कितना वर्क करेगा 3 और सी आएगा तो कितना करेगा 4। ठीक है, अब यहां इसी तरह से फिर आपका थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, फिर कौन आएगा, ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह से पेयर बनते जाएंगे। तो अब इन 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, यहां पे देखो 6 और 3 9 और 4 13, यहां पे भी कितना हुआ 13, यानी इन 6 दिन में आपका 13 और 13 26 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया, 26। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले 3 डेज में आएगा, तो नेक्स्ट वाले 3 डेज कौन से आएंगे आपका संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे। इसी तरह से काम चलेगा, तो 13 13 और 13 तो कितना हो जाएगा, एक 13 13 और 13, यानी यहां तक इन 9 डेज में कितना काम हो जाएगा आपका 39। ये जो 39 वर्क हुआ ये कितने डेज में होगा भैया, 9 डेज में। भाई पहले 3 दिन में कितना काम 13 यूनिट, अगले 3 दिन में कितना काम 13 यूनिट, नेक्स्ट 13 डे में कितना काम, 3 डे में कितना काम 13 यूनिट। यानी इस तरह से 3 दिन में आपका टोटल मिला के 9 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 39। अब वर्क कितना बचा हुआ है, वर्क अब देखो ए बी सी, ठीक है, तो 9 डेज तक सबकी बारी आ चुकी है। अब जो 10वां डे आएगा उसमें बारी किसकी आएगी, ए की, बारी किसकी आएगी, ए की। अब अगर बारी ए की आएगी तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6, कितना वर्क करता है 6, लेकिन मेरे पास तो 39 यूनिट काम तो हो चुका, मुझे तो एक ही यूनिट काम
काम कराना है तो क्या पूरा डे उसको लगाना पड़ेगा, यानी 9 के बाद कंप्लीट 10 डे भी लगेंगे? नहीं, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। 10 डेज में नहीं, मतलब 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 10वां दिन से तो कुछ कम लगेगा। लेकिन अब हम डेज देख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अब इसमें संडे काउंट मत करना, संडे काउंट मत करना क्योंकि संडे का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन फिर चलेगा भी, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 9 डे कंप्लीट हो गए। तो फिर उसके बाद जो 10वां दिन आएगा वो कौन सा आएगा? थर्सडे। तो जो काम पूरा होगा, ये तो बात डेफिनेटली इसकी सही है कि काम खत्म कब होगा? थर्सडे को खत्म होगा। लेकिन सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, वो पूरा 10 दिन में खत्म नहीं होगा, ठीक है। एक बारी बाकी इसको देख लीजिएगा, अगर पूरा दिन, अगर यहां पूछता कि भी यहां पूरा का पूरा दिन काम कराना पड़ता, हमें पूरे के पूरे दिन काम कराना पड़ता, तो जब 10 दिन आंसर आता, अब पूरा 10वां दिन नहीं लगेगा, उससे कुछ मतलब 10वें दिन में काम तो कराना पड़ेगा लेकिन कंप्लीट डे काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि अब क्वेश्चन ज्यादातर कैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बीच बीच में मैं बताता भी रहूंगा कि ये वो क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है, यानी इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, लेकिन तभी करना है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अगर आपके पास लास्ट में समय बचता है तो। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही ऐसे क्वेश्चन लेके बैठ जाएं और अपने 5-7 मिनट वेस्ट कर दें, तो उससे आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी डी आर 2 digit numbers, multiplying AB with CD result in a 3 digit number DEF, adding DEF to another 3 digit number GHI results in a 975. Further, A B C D E F G H I are distinct digit, distinct मतलब अलग अलग हैं, इफ ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है। तो देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपके नंबर्स है और आपने उसने आपको कुछ कंडीशन दी हैं जिनको फुलफिल करते हुए आपको क्या बताना है? देन व्हाट इज द a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यानी a प्लस बी प्लस सी जो डिजिट है उनका सम बताना है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं और ए बी को सी डी से गुना करने पर 3 अंकों की संख्या डी एफ प्राप्त होती है, डी एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई से गुना करने में जोड़ने पर 975 प्राप्त होता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक हैं, तो ई की वैल्यू अगर 0 हो, एफ 8 हो, तो आपका ये क्या है? अब देखो ये सिंगल डिजिट नंबर होंगे, अगर ये ए बी 2 डिजिट की संख्या है तो ये सिंगल डिजिट नंबर होंगे, यानी इनमें से पर्टिकुलर हर किसी की एक अपनी वैल्यू होगी। तो अगर हर किसी की पर्टिकुलर अपनी एक वैल्यू होगी तो ध्यान से देखिए, 2 की वैल्यू फिक्स कर रखी है उसने, किस किस की वैल्यू फिक्स कर रखी है भैया? उसने उसने वैल्यू फिक्स कर रखी है आपकी ई की वैल्यू तो है 0 और आपकी एफ की वैल्यू है 8। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है एक ए बी आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है सी डी से, तो आंसर आपका आएगा क्या? आंसर आएगा आपका एक 3 डिजिट का नंबर आएगा डी ई एफ।
अब इसमें आपको जोड़ना है जी एच आई, तो आपका जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो आएगा 975। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी गई है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर बताना है। अब देखो एफ की वैल्यू उसने फिक्स कर दी और किसकी वैल्यू फिक्स कर दी, ई की वैल्यू, बाकी किसी की कोई वैल्यू फिक्स उसने नहीं करी है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स है हम उन्हीं की वैल्यू, जैसे ई की वैल्यू फिक्स है तो हम ई की वैल्यू हटा देंगे यहां से, और अगर आपकी किसकी वैल्यू फिक्स है, आई की हटा देंगे। ई की वैल्यू है आपकी 0 और अच्छा आई की वैल्यू तो नहीं रखी ना, ई और एफ की दे रखी ना, डी ई एफ। एक मिनट, इसकी 0 है और इसकी 8 है, यहां पर है आई। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कहां से शुरू करूं, कहां से हम स्टार्ट करें, तो ध्यान से देखते हैं। देखो यहां पर 8 है, 8 में आई मुझे कोई ऐसा डिजिट लेना, यानी 0 से लेके 9 तक ही डिजिट होंगे, 0 से लेके 9 तक ही डिजिट होंगे। तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे, 8 के साथ मुझे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिन दो नंबर को ऐड करके क्या है आपका 5। आप कहो कि सर यहां से करके देख लीजिए। अब देखो कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, 2 4 जा, 4 2 जा, 3 6 जा, 9 2 जा, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, वहां से कहानी क्लियर नहीं होगी। तो कहानी यहीं से क्लियर होगी कि 8 में मैं क्या जो ऐड करूं कि हमारा 5 आ जाए। तो 8 में केवल ऐसा नंबर 7 है जिसको ऐड करके 15 आएगा, 15 का क्या आ जाएगा 5, यानी आई का नंबर यहां से फिक्स हो गया भाई, आई का नंबर आपका यहां से फिक्स हो गया। आई का नंबर अगर फिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, आई का नंबर है यहां पर 7, आई का नंबर आपका यहां क्या हो गया 7। मैं साथ में टेबल इसलिए बनाते हुए चल रहा हूं ताकि जो डिजिट हमने किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को दे दिया फिर वो दूसरे को नहीं दिया जाएगा। अब यहां पे है 7 और यहां पे 0 है, तो 0 में अब यहां पे देखो 8 और 7 ये क्या करा था हमने, 8 और 7 15, तो यहाँ पे 1 कैरी गया होगा। अब 1 में क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए, तो 1 में केवल एक ही नंबर बचता है यहाँ पर 6। कौन सा नंबर बचता है आपका 6, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पर 0, यानी h का नंबर क्या हो गया 6। तो 0 और 6 आ गया। बात क्लियर है यहां तक। अब कौन से नंबर बचे आपके, डी जी सी और बी। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, और कोई कंडीशन है। अब यहां आपको 9 लाना है, ठीक है, यहां आपको 9 लाना है। अब बी और डी, अब ऐसे नंबर देखिए, देखो बी और डी, अब यहां पे बी और डी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो नंबर लेना पड़ेगा हमें, बी अगर हम नंबर लें, अब देखो 0 1 2 3 4, अभी तो बहुत सारे नंबर ऐसे बच रहे हैं। अब 8 और 7 5 कैरी 1, 0 और 6 आपका यहाँ पे कैरी 1 हो गया, तो 1 6 7 हो गया। अब यहाँ पे 9 आना, यानी डी और जी ऐसे नंबर बचेंगे, डी और जी ऐसे नंबर बचेंगे जिन दो का सम कितना होना चाहिए 9, जिन दो का सम कितना होना चाहिए 9। अब देखो कौन कौन से नंबर बच गए, मैं लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कौन सा नंबर, बस ये नंबर बच गए ना, 1 2 3 4 5, और कोई नंबर बचा, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर अगर मैं ले लेता हूं, मान लिया 6 और 3 करके 9 आ सकता है, 7 और 2 करके 9 भी आ सकता है, 5 और 4 करके भी 9 आ सकता है, 8 और 1 करके भी 9 आ सकता है, लेकिन 6 पहले ही फिक्स हो चुका, तो 6 और 3 9 हम यहां ले नहीं सकते। 7 पहले ही फिक्स हो चुका, तो 7 और 2 करके भी नहीं ले सकते। 8 भी फिक्स हो चुका, तो 8 और 1 करके, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा 5 और 4। लेकिन डी और जी में से, डी और जी में से कौन सा 5 है कौन सा 4 है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक मिनट रुकिए जरा, नंबर लिख लेता हूं उधर, 0, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9। अब जिसकी फिक्स वैल्यू है वो लिख देता हूं मैं एक बार। देखो किस किस की फिक्स थी हमारे पास, एफ की फिक्स थी 8, ओ की फिक्स थी आपकी, ई की 0, ठीक है। उसके बाद हमने जी एच आई, लास्ट में नंबर क्या था आपका, जी एच आई, तो जी की सॉरी एच की और आई की, जी एच आई यानी एच और आई की भी पता कर ली। एच की आपकी 6 और आई की 7। अब हमें डी और जी की पता करनी है, तो केवल मैंने बताया कि 9 हम ये सब ले नहीं सकते, तो हमारे पास यही बचा, यानी इसकी वैल्यू या तो डी आएगी या जी, यानी डी और जी जो आएगा वो 5 और 4 पे आएगा, 5 और 4 पे। अब ऊपर चलते हैं, अगर डी और जी 5 और 4 पे आएगा, अब अगर मैं यहां पे 4 ले लेता हूं, सपोज दैट यहां पे 5 ले लेता हूं, ये बी है, तो मैंने क्या बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में। तो अब देखो 6 भी गया, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, 6 3 जा नहीं आ सकता, 9 और 2 जा आ सकता है, या 4 और 5 आ सकता है। तो 4 और 5 इतना तो फिक्स होगा कि यहाँ पे 4 या आपका 5 आएगा। सॉरी यहाँ पे ये ई है ना, डी नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैं भी तो कहूं कि इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपका, ए बी सी डी ई एफ, ए बी और इसको मल्टीप्लाई करना हमें सी और डी से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पे केवल हमारे पास ऑप्शन बचा एक, कौन सा आपका 4 और 2 वाला, कौन सा ऑप्शन बचा 4 और 2 वाला। तो इसकी वैल्यू अगर हम 4 लेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू यहां पर 4 लेंगे तो 4 2 जा, लेकिन यहां पे मुझे क्या लेनी है वैल्यू, या तो 4 लेनी है या 5, इसका मतलब यहां से फिक्स हो गया कि डी की वैल्यू 4 ही होगी, डी की वैल्यू 4 ही होगी। और इसकी वैल्यू आपकी 5 ही होगी, इसकी वैल्यू आपकी 5 ही होगी, यानी आपका जी की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 और डी की वैल्यू क्या होगी आपकी 4। तो अगर ये 4 हो गई तो यहां पर अगर 4 है तो यहां पे 2 होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बी कौन बचा, एबीसी बचे। अब अगर एबीसी बचे तो अब देखो 9 वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, 9 वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, ए की वैल्यू 9 क्यों नहीं ले सकता, मैं बता देता हूं। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 9 ले लूंगा तो 92, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 भी लूंगा ना, तो अगर मैं यहाँ पे 10 भी लूं तो 900 आएगा, और 900 नहीं है तो 400 आ रहा, तो इसका मतलब 9 का तो ए की वैल्यू लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपकी कौन सी वैल्यू बची, आपकी ये वाली वैल्यू बची, तो ये सारी वैल्यू किसकी होंगी, ए बी सी की। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, बी की सी की। तो आगे हमें चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल सम बताना है। तो कितना आ जाएगा सम, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बात क्लियर है, चलिए ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये आपका रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, केवल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अ प्रिंसिपल पी becomes Q in a 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? कोई मूलधन P वार्षिक रूप से संयोजित, कोई मूलधन है P, वो वार्षिक रूप से संयोजित R% वार्षिक दर से क्यों हो जाता है, लेकिन यहां पे जो है वो हाफ ईयरली काउंट होता है ब्याज, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वही मूलधन, इफ द सेम प्रिंसिपल बिकम्स से P बिकम्स क्यू विद 1 ईयर, यही P क्यों बन जाता है विद S%
यहां पर रेट क्या है, S% है, लेकिन यहां पे कैसी है, ईयरली। कैसी है यहां पर, ईयरली। अब वो आपसे कंडीशन पूछ रहा है, उसने कुछ कंडीशन दी है कि आप इसमें रिलेशन बताइए। क्या बताना है, आर और एस में, यानी जो पहली रेट परसेंट है और जो दूसरी रेट परसेंट है, उन दोनों में रिलेशन आपको बताना है, कौन सा सही दिया है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब साल में एक बार ब्याज लगेगा तो कम ब्याज देना पड़ेगा। मान लिया आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, आपने कहा भैया कैसे लोगे, जैसे गांव में चलता है ना, गांव में साहूकार लोग पैसा देते हैं उधार, तो वो कैसे देते हैं, वो मंथली देते हैं कि हम मंथ का भैया आपसे 3 रुपए सैकड़ा या जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे, यानी 3% पर मंथ, 4%, इस तरह से बोलते हैं कि भी इतना परसेंट हम लेंगे आपसे। तो वहां मंथली चलता है, लेकिन जो आपका ये कैलकुलेशन होती है ईयरली क्वार्टरली, जो बैंक वगैरह देते हैं वो इसी तरह से काउंट करते हैं। तो जब अगर मैं कहूं आपसे, आपने किससे 10,000 रुपए उधार लिए और आपसे कहा उसने कि भी 10,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन हर महीने आपसे 4% ब्याज लूंगा। आप फिर दूसरे व्यक्ति के पास गए, आपने कहा कि भैया 10,000 रुपए चाहिए, उसने कहा ठीक है मिल जाएंगे, कि बताओ कि आप जो है ना मुझे एक साल में 4% दे देना। वो कह रहा है एक महीने में और वो कह रहा है एक साल में। तो आप दिमाग से खुद सोचो कि वहां हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, तो वहां ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, और वहां कम ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो वहां आप जब क्वार्टरली और हाफ ईयरली पढ़ेंगे ना, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो वहां आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। यहां बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं आपको भाई, ये जो R% है ये हाफ ईयरली, और ये S% जो है ये ईयरली है। पैसा उतना ही मिल रहा, पैसा उतना ही मिल रहा, यानी जब हाफ ईयरली लग रहा, जबकि जब जब हर छठे महीने ब्याज लग रहा है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार मिलेगा तो पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना। और जब ईयरली लग रहा है तो पैसा कम मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा, पैसा बराबर मिल रहा, चाहे आपका S% हो या R% हो। इसका मतलब क्या है, अगर पैसा ज्यादा, भाई यहाँ हाफ ईयरली लग रहा तो यहाँ पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था, इस वाली कंडीशन में पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था, पैसा कम मिल रहा, इसका मतलब ये रेट जो है वो छोटी है और ये रेट बड़ी है, यानी आर जो है ये छोटा है किससे, एस से। तो कहां दी है ये कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी there are 3 traffic signals, each signals change color from green to red and the red to green. The first signal takes 25 seconds, second signal takes 39 seconds, third signal takes 60 seconds to change the color from the green to red. At duration for green and red colors are same at 2:00 p.m. They together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? वो कह रहा है कि भी 3 सिग्नल है अलग अलग, पहला सिग्नल चेंज होता है हर 25 मिनट 25 सेकंड पर, दूसरा सिग्नल चेंज होता है हर 78 सेकंड पर, तीसरे वाला जो चेंज होता है वो होता है आपका कितने सेकंड पर, 50 सेकंड पर। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ईच कलर चेंज रेड टू ग्रीन, ग्रीन से रेड होता रहता ना, तो फर्स्ट वाला सिग्नल है इस तरह से चल रहा, मान लिया फर्स्ट वाला सिग्नल क्या होता है भैया, रेड से ग्रीन, यहां मान लिया रेड है, यहां ग्रीन हो जाएगा फिर वापस रेड हो जाएगा, कितने कितने सेकंड पे, 25 25 25। ऐसी जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, 39, एक मिनट, 39 39 39। जो थर्ड वाला है 50 50 और 50। अब देखो रेड से ग्रीन फिर रेड, यानी वापस जो पहला सिग्नल है, देखो रेड से ग्रीन हुआ 25 सेकंड में, फिर ग्रीन से वापस रेड हुआ कितने सेकंड में,
अगले 25 सेकंड में। यानी रेड से वापस रेड आने में पहले सिग्नल को कितना टाइम लगा, 50 सेकंड, 25 और 25। ऐसे ही सेकंड वाले को वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 39 प्लस 39 78। ऐसे ही थर्ड वाले को कितना टाइम लगेगा, 50 प्लस 50 यानी 100। यानी जो सिग्नल है वो चेंज, पहले वाला सिग्नल वापस चेंज होगा हर 50 सेकंड पे सेम आएगा, सेकंड वाला हर 78 पे सेम आएगा, थर्ड वाला हर 100 पे। तो जो भी इनका एलसीएम होगा उतने टाइम बाद अगर ये रेड थी तो वापस रेड हो जाएंगी, अगर ग्रीन थी तो वापस ग्रीन। तो वो ग्रीन पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 50 और 100 है, तो देख लेते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा। देखो एलसीएम देख लीजिए एक बार, चाहे तो निकाल के देख लीजिए। 50 78, इनके फैक्टर देख लीजिए, या फैक्टर इनके हो सकते हैं अभी आपका, चलो करके देख लेते हैं। 50 78 और 100, 2 से 25, 2 से 39, 2 से 50, 5 से होगा तो 5 5 जा 39, और ये आपका 50 था तो 25, फिर 5 से होगा तो 1 39 और 5, इसके बाद 3 से हो जाएगा ये 1 13 और 5। यानी आपका 2 5 10, 5 10, 50 या 150, 150 पंजे 750, यानी आ जाएगा आपका 750 इंटू 13। इतने मिनट बाद, इतने सेकंड बाद, अब इस सेकंड को क्या करना, हमें मिनट में बदलना। और ठीक है, या आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा खिचपिच हो गया है, ठीक है। आप 50 78 और 100 का जब भी एलसीएम लेंगे, उसको जब आप मिनट में या आवर्स में चेंज करेंगे, मिनट में, अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से, अगर आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो उसको कैलकुलेशन करके देख लेना आप। तो कैलकुलेशन करके आएगा 2 आवर्स 10 मिनट, 2 आवर्स 10 मिनट। यानी वापस 2 घंटे 10 मिनट बाद अगर सिग्नल एक साथ रेड है तो अगली बार 2 घंटे 10 मिनट बाद रेड होगा एक साथ तीनों, अगर ग्रीन है तो वापस ग्रीन होंगे। कितने बजे हुए थे, 2 बजे, तो अब 2 घंटे 10 मिनट बाद यानी 4:10 पर क्या हो जाएंगे, वो सारे ग्रीन थे तो वापस ग्रीन ही हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उस नेक्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।